Okay, so in last class, I think we discussed about up to 80. बराबर, सेक्शन डी लास्ट में डिस्कस किया था. एनीवन मानव. यस सर. लास्ट 80 डीज हमने डिस्कस किया था ना. ओ फादर फादर मदर वाला जो था. बस वही ऐसा ही कुछ था सर, पता नहीं कुछ क्या था, बट जो भी था कुछ ही था, आपने बताया था. बहुत सारे सेक्शन थे. अर्पिता 5 मिनट में जिसके भी बनना हो ना, सबको वेटिंग रूम में वापस देना. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ wait a minute. आराम से. ओके, ओके. तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 80 डी. नाउ 80 डी इज अवेलेबल टू एसएससी बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज रेसिडेंट इन इंडिया. देखो यहाँ पे है रेसिडेंट, बट कौन सा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी. सर એવું કંઈક આવતું તો ખરું એસવાય માં. હા, બોથ ऑडी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो, बट नॉन रेसिडेंट हो. नॉन रेसिडेंट, ये जो टेबल आपको जो दिया है ना, ये वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर कर लेना. स्पेशली ये सेक्शन, ये हु इज एलिजिबल, कंडीशन, सब तो सर क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है. छोड़ो ना, लोड मत लो. ये पेम्पलेट ये जो आपको टेबल ऑलरेडी समरी फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट नोट लिखने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखना हो तो ये सारे, क्योंकि हर एक लाइन के ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है, हर एक लाइन के ऊपर. तो यहाँ पे पहले तो डिडक्शन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बोथ, यानी कि नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा. ओके, कौन से एक्सपेंस के ऊपर या कौन से अमाउंट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा. तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 डी, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 डी, हियर द एलिजिबल पेमेंट, here the eligible payment or eligible expense is equal to medical treatment of physical handicap dependent. expenditure incurred, ध्यान से समझना, expenditure incurred for physically handicap dependent. यानी अगर आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई हैंडीकैप है एंड वो फाइनेंशियली अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फाइनेंशियली अगर आप ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो जो आपने एक्सपेंस किया, किसके लिए आपने एक्सपेंस किया है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर ट्रेनिंग ऑफ, फॉर रिहेबिलिटेशन, इन शॉर्ट फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपने कोई भी एक्सपेंस किया, उसको पूरे साल में सिर्फ एक रोटी खिलाई, उसको जीने के लिए पूरे साल के अंदर आपने उसको एक रोटी खिलाई और उसके लिए भी खर्चा किया, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू फिक्स 75,000. कोई लिमिट विमिट नहीं. अगर हैंडीकैप को अपने घर में रखो, हैंडीकैप को घर में रखते हो, तो फिक्स 75,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा. एंड ये 75,000 पर एनम एंड पर सेक्शन, यानी कि मान लो घर अंदर 2 लोग है तो ऐसा नहीं कि 1.5, 3 है तो 2,25,000. नो, 75,000 फिक्स. अब डिसेबल का मतलब क्या हो, जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा हो, जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा हो. अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई मत करना कि किसी एक हाथ नहीं है तो 25%, 2 हाथ नहीं है तो 50%, दोनों पाँव नहीं है तो 100. नो, इट्स नॉट लाइक दैट.
ये डिसेबिलिटी के जो आप हैंडीकैप यानी कि आप हैंडीकैप हो, आप डिसेबल हो कब? अगर डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, बट इट इज नॉट इन अ मैथमेटिकल और अकाउंटिंग, इट इज इन अ मेडिकल टर्म। एंड यहाँ पे हैंडीकैप का मत सिर्फ एंड सिर्फ ऑर्थोपेडिकली हैंड नहीं होता। अगर बंदा टोटली या पार्शियली ब्लाइंड है, या तो मेंटली रिटार्डेड है, पार्शियल ब्लाइंड और टोटल ऑर्थोपेडिकली यानी कि हाथ पांव नहीं है, किसी की एक उंगली, तो आप उसको हैंडीकैप की कैटेगरी के अंदर नहीं सकते। किसी के पास अगर एक एक्स्ट्रा है, टन टन टन, हाँ वो वाला, तो वो हैंडीकैप की कैटेगरी में नहीं आता। तो क्या मतलब हैंडीकैप, हाँ उसके लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एंड कौन से डॉक्टर पता है? डॉक्टर हु इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से सर्टिफिकेट कैसे लेना? एसएससी बॉर्न इन इंडिया, उसको बहुत ही तरीके से आता है। बिना कोविड के कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट, कोविड होने के बावजूद कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेना, आज के दिन का सब कुछ मिलता है। वो साहब कौन सा चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दो वाले रिपोर्ट प्रिंटेड पड़े जाए, सिर्फ आपका मज ऐड करने का है। सर जॉब में चाहिए, एक वीक का वेकेशन का थोड़ा प्लानिंग है, क्वारंटाइन होना है, क्वारंटाइन गोवा में जाके होंगे। कोई अपना आज कोई पहचान आजू बाजू चाहिए नहीं। तो कहने का मतलब, हाँ यहाँ पे डिसेबिलिटी के अंदर भी ऐसा है, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। हाँ अब तो मैंने बताया कि अगर आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई डिसेबल है, तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? 40% अबव। अगर एग्जांपल में ऐसा है कि पर्सन इज डिसेबल, यानी आपको एज्यूम कर लेना है कि वो 40% से तो आई है, यानी फिक्स 75,000। बट वो सीवियर डिसेबल हो, सीवियर यानी कि डिसेबिलिटी की परसेंटेज 80% से ज्यादा। जिस तरह से कोविड के रिपोर्ट के इन्फेक्शन के परसेंटेज आते हैं ना, कि कितने परसेंटेज आपको इन्फेक्शन, सर क्यों डरा रहे हो फालतू में, और कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा कोविड को। हाँ तो अगर डिसेबिलिटी में जब आप डॉक्टर से अगर सर्टिफिकेट देते हो, तो वहां डिसेबिलिटी के परसेंटेज मेंटेन यानी कि वो मेंशन किए होते हैं। इफ डिसेबिलिटी इज मोर देन 80%, अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है, तो फिक्स, यहाँ पे ऐड कर दो ना, फिक्स ये जो भी अमाउंट है ना, हाँ ये जो डिडक्शन है ना, वो फिक्स डिडक्शन है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं विच एवर इज लेस वाला कंसेप्ट ही नहीं है। या तो फिक्स 75,000 या तो फिक्स 1,20,000। ये दो के अलावा कोई तीसरी अमाउंट नहीं हो सकती, ये दो के अलावा तीसरी अमाउंट नहीं हो सकती। बट द क्वेश्चन कि ये हैंडीकैप कौन होना चाहिए? कि कोई भी हमारे सोसाइटी के बाहर सर एक वॉचमैन था, वो बेचारा हैंडीकैप है, क्या उसको मैं अपने घर के अंदर तो मुझे 75,000 का बेनिफिट मिलेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नो। तो यहाँ पे डिसेबल के अंदर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ एसएससी है, इंडिविजुअल है, दूसरा है एचयूएफ। तो इंडिविजुअल केस के अंदर, इंडिविजुअल के केस के अंदर यानी कि मान लो मुझे अगर 80 डबल डी क्लेम करना है, मुझे अगर डबल डी क्लेम करना है, तो मुझे कब बेनिफिट मिलेगा? अगर स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, अगर इनमें से कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप है, इनमें अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, तो मुझे 80 डबल डी का डिडक्शन मिलेगा, मुझे 80 डी का डिडक्शन मिलेगा। एंड मान लो अगर मैं एचयूएफ हूं, यानी कि करता ऑफ द फैमिली, तो फैमिली का कोई भी मेंबर, फैमिली का कोई भी मेंबर अगर हैंडीकैप, तो एचयूएफ को उसका डिडक्शन मिलेगा। सब्जेक्ट टू वो जो हैंडीकैप बंदा है वो 80U क्लेम ना करे। अब 80U क्या है आज लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे, यानी तब मैं वापस ये पॉइंट बता दूंगा। यानी आप अपने घर के अंदर भाई बहन, पेरेंट्स या तो चिल्ड्रन इनपुट स्पाउस, अगर इनमें से अगर कोई हैंडीकैप है एंड अगर आप उसको करते हो, उनके पीछे मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो, उसका मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर करते हो, इन शॉर्ट आपने 1 रुपया भी पूरे साल में किया ना, 1 रुपया, तो भी आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? 75,000। आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? 75,000। चलो अब ये ऐसा हुआ कि जब तक आप जिंदा हो तब तक उसको मेंटेन होगे और 75,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके मरने के बाद क्या? तो इनकम टैक्स देयर आर सर्टेन इंश्योरेंस कंपनी जो इसका भी ऑप्शन देती है। देयर आर सर्टेन मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे नहीं,
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो हैंडीकैप पर्सन की, कि मान लो अगर मेरा भाई अगर हैंडीकैप है, तो मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम की लेके विद स्पेसिफिक पर्पस, मैं जब तक हूं तब तक मैं प्रीमियम भरूंगा। और मेरे नहीं, सॉरी, हाँ, यानी कि मरने के बाद वो हैंडीकैप का क्या होगा? देखो, पॉलिसी है हैंडीकैप की है, बट लाइफ किसकी है? मेरी। यानी कि मेरे मरने के बाद वो था या तो मेरे भाई को मिलेगा, या तो मेरे अगर जो मेरे, मान लो कि मेरी बीवी मेरे अगर ख्याल रखने वाली है, तो मैं नॉमिनी के अंदर मेरे वाइफ का नाम लिखूंगा, वो पैसा मेरी बीवी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई फ्यूचर में वो हैंडीकैप को हमें मेंटेन करना है, इस फ्यूचर में हमें वो हैंडीकैप को मेंटेन करना है। एंड जो भी मिला, जितना भी मिला, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मरने के बाद मेरे नॉमिनी को या तो हैंडीकैप, मेरे मरने के बाद नहीं भरोगे। हाँ, मिस्टर एक्स की अपने बात करते हैं, तो मिस्टर एक्स करने के बाद उसके भाई को या उसकी बीवी को, मिसिस एक्स को जो ऐसा मिला, तो इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बट ऐसा भी सकता है कि एसएससी के बनने से पहले वो हैंडीकैप की ही डेथ हो जाए। भाई नहीं आ रही, हाँ, तो अगर भाई अगर हैंडीकैप है और मैं उसके बेनिफिट के लिए पॉलिसी लिया था, बट उसकी डेथ हो गई, अब उसकी की डेथ हो, अब ये पॉलिसी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इसका मतलब पॉलिसी किसने लिया था? मैंने। प्रीमियम किसने भरा था? मैंने। अब ये पॉलिसी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी मेरा प्रीमियम का पैसा, भाई जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। पुरानी वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस हिसाब से वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। अगर मुझे वो पैसा वापस मिला, तो अगर मुझे यानी कि एसएससी को वो पैसा वापस मिला, इट इज चार्जेबल टू। हम एसएससी के मरने के बाद हैंडीकैप को पैसा मिले तो हैंडीकैप के लिए नॉट टैक्सेबल। बट हैंडीकैप अगर हमसे नहीं, एसएससी से पहले अगर मर जाए, हैंडीकैप अगर एसएससी से मर जाए और अगर एसएससी को पैसा वापस मिले, तो यस, इट्स अ इनकम एंड चार्जेबल टू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के अंदर वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। क्लियर? जरा मुंडी तो अलग पड़े। हाँ सर, खबर पड़ी। शॉर्ट सर करवाणु बस ये 3 पेज लेके, नहीं सॉरी, पढ़ के बैठना है। ये 3 पेज जो है, 2 या 3 पेज का आपको जो टेबल दिया, ये टेबल अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, अभिषेक, हमारे लैपटॉप या कम स्क्रीन के आजू बाजू अगर ये 3 टेबल पेज रहे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप थियोरेटिकली या तो प्रैक्टिकली दे सकते हो। चलो, नेक्स्ट हमारा सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। अब 80DB का बेनिफिट किसको मिलेगा? 80D का, अगेन एज बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ, बट दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए। दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए रेसिडेंट, यानी कि अगर आप रेसिडेंट हो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप रेसिडेंट हो तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, यहां पे कौन से एक्सपेंस के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा? तो हियर द एलिजिबल एक्सपेंडिचर इज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज। एलिजिबल एक्सपेंडिचर इज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, ऐसी कुछ। और यहां पे बीमारी कौन सी? स्पेसिफाइड डिसीज पर, इसमें कौन से? सब राजा महाराजों वाली गॉन केस बीमारी के सब बोलूंगा ना तो आपको थोड़ा टेंशन हो जाएगा, सर मत लो ना, कोविड उसमें नहीं आता, वो तो मामूली बीमारी है। कोविड ये स्पेसिफाइड डिसीज के अंदर कोविड नहीं है एट प्रेजेंट। तो एड्स है, कैंसर है, हाँ, किडनी फेलियर, बहुत खतरनाक है वो महाराजा वाले के, जहां पे गोन केस पक्का है। अगर ऐसी कोई बीमारी हुई है, अगर कोई ऐसी बीमारी हुई है एंड अगर उसके ट्रीटमेंट के ऊपर अगर आप एक्सपेंस करते हो, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर आप एक्सपेंस करते हो, तो यस, आपको 80DDB में डिडक्शन मिलेगा। आपको 80DB में डिडक्शन मिलेगा। अब कितना और कैसे? पहले तो ये बीमारी किसको होनी चाहिए? क्या सर, मेरे पड़ोसी में एक है बंदा जिसको कैंसर है, तो क्या मुझे उसकी ट्रीटमेंट का, अगर मैं उसका खर्चा
या अभी एक आपने वायरल मैसेज पढ़ा देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टोरीज के अंदर, एक छोटा सा बच्चा है, आई डोंट नो उसको क्या डिसीज है, जिसके एक इंजेक्शन के लिए कुछ 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। सबने वो स्टोरी देखी ही होगी, सबने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। तो हमने भाई वो हाँ वो इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज, बट मान लो वो बल्कि ट्रीटमेंट के लिए मैंने 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 का खर्च किया, क्या मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा? टैक्स डिपार्टमेंट से नो, आपको किसी और की सहायता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना एंड अपनी फैमिली का देखना है। यानी ये बीमारी, ये जो भी डिसीज है, वो डिसीज किस होना चाहिए? अभी हमने जो डिस्कस किया वो एसएससी खुद, यानी एसएससी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, एसएससी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर। अगर इनमें से अगर किसी को हुआ है, कौन सी? ये राजा महाराजा बीमारी, एंड अगर उसकी ट्रीटमेंट का एक्सपेंस किया, अगर उसकी ट्रीटमेंट का अगर आपने एक्सपेंस किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर एचयूएफ है तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, फैमिली में से कोई भी बीमार हो एंड अगर आप एचयूएफ का अगर ये वर्किंग कर रहे हो, आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, उसके लिए आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बट यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है ना, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का होता है, क्योंकि ये बीमारी भी ऐसी, वो एमबीबीएस डॉक्टर का नहीं चलता। ऑन्कोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, जैसी जैसी बीमारी वैसा वैसा, यानी वो जो फील्ड का जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड 40,000, amount of expenditure or rupees 40,000, whichever is less is allowed as deduction, whichever is less is allowed as deduction। बट मान लो ये जो बीमारी हुई, वो बंदा सीनियर सिटीजन, ये जो बीमारी हुई, ये बंदा अगर सीनियर सिटीजन है, तो इन दैट द मैक्सिमम लिमिट इज 1 लाख, मैक्सिमम इट इज 1 लाख। अब ये टेबल के अंदर एक मिसिंग है, ये टेबल के अंदर एक लाइन मिसिंग है, तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है ना, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट करके लिख दो, नंबर 3, यहाँ एक लाइन ऐड करो अपने पेम्पलेट में, राइट डाउन, अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट पंची लखवानु, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, और इंश्योरेंस कंपनी, amount recover from employer or insurance company is reduced from deduction, is reduced from deduction। अब ये लाइन जो जितना सुनने में अच्छा लगता, वो प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इसको साइड पे कर लेते हैं। हाँ, मान लो ये जो बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी कहने का मतलब एसएससी है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल महाराजा वाली बीमारी है, सर्टिफिकेट सब कुछ है। अब आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया है, आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया है 30,000 एंड मैक्सिमम लिमिट है 40,000। अब लास्ट लेक्चर के अंदर, एक मिनट, हमारे को होस्ट ही बाहर निकल गए।
ओके, हाँ, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है 40,000 ऑन द एजम्पशन डेट के जो बंदा बीमार है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन होता तो ये लिमिट हो जाती 1 लाख। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी का पर्पस ही क्या होता है कि अगर हम बीमार हो जाए, हम हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो वो पैसा या तो कुछ कंपनी होती है जहाँ पे एम्प्लॉयर वो पैसा रीएम्बर्समेंट करके देता है। अगर हमारे पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पैसा दे देती है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है ना कि हमारे पास मेडिक्लेम का पॉलिसी था, हमने 30,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास रखा, बट इंश्योरेंस कंपनी ने आउट ऑफ 30,000 सिर्फ 25,000 का क्लेम अप्रूव किया, सिर्फ 25,000 का क्लेम अप्रूव किया। तो फाइंड आउट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। फाइंड आउट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। चलो, मैंने आपको प्रोविजन तो बता दी। 5,000। कितना? 5,000। 5,000। कैसे 5,000? 25,000 तो क्लेम में मिल गया है ना, और एक्सपेंस 30,000। यानी रूल क्या है, ये 30,000 और 40,000 विच एवर इज लेस, तो लेस अमाउंट है 30,000। उसमें से माइनस कितना करना है 25,000। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा 5,000। यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा 5,000। क्लियर और नॉट? अगर कोई ये लिखना हो तो लिख सकते हो, ऐसा एमसीक्यू एग्जाम में आएगा। जानवी बेटा लिख लो अभिषेक आपने स्क्रीनशॉट ले લખવામાં ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ नहीं करवाना, सर तो बोल रहे हैं। अभिषेक છે करो कि नहीं आज रूम में? बेचारा हमेशा बदनाम हो जाए। સર એટલે આ બધા સેક્શનો બધા જ લર્ન કરવા પડશે એવું? ના ને, આપણે બધા માર્ક પૂરા માર્ક જોઈએ તો બધા લર્न કરવાના, बाकी नहीं। क्योंकि एग्जाम वो लकी ड्रॉ आएगा ना, इससे में कौन सा आता है 80C 80D 80D 80G डबल जी डबल ई એમસીક્યુ માં લખેલું હશે એવું આ સેક્શનનું નામ? હા, એમસીક્યુ માં આવું જ લખ્યું હશે 80DDB। હવે તારે યાદ રાખવાનું કે 80DB માં શું આવતું। એ लिख लिया? ना वाले ना बोलना, हाँ वाले को बोलने की जरूरत नहीं। भूमि डन? ओके, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन 1 था, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा करेक्शन कर देता हूं। मान लो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 1,30,000, मैक्सिमम लिमिट तो वही है 40,000, और इंश्योरेंस कंपनी ने दिए है 1,25,000। अब मुझे बताओ, ये ए में आंसर आया था 5,000, ए में था 30 40 25, 30 40 25 था, तो यहाँ पे अमाउंट हमारा आया 5,000। अब बी, अगर हमने 1,30,000, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 130 एंड इंश्योरेंस क्लेम मिला 25, तो डिडक्शन कितना मिलेगा 5,000।
यस अर्पित, No deduction. नो डिडक्शन, Deduction. चलो एक आंसर नो डिडक्शन। शिवम, सर 5000। ओके, शिवम का आंसर है 5000। और कोई और? देवांशी, सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ओके। लवीना, यस सर, कितना डिडक्शन? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। द रीजन इज, रूल क्या है? 130, हाँ, मैक्सिमम लिमिट रिमेन फिक्स 40,000। तो 130 और 40, 130 और 40, विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे आएगा which ever is less is 40,000। एंड 40,000 के सामने, 40,000 के सामने आपको बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है? 25,000। आपको बहुत डिडक्शन यानी कि बेनिफिट मिल गया है। तो हियर डिडक्शन इज इक्वल टू 0। डिडक्शन इज इक्वल टू 0। एक्सपेंस में से क्लेम को माइनस नहीं करना है हमें, डिडक्शन, वापस मैंने बताओ, अमाउंट ऑफ डिडक्शन रिड्यूस बाय अमाउंट रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर। डिडक्शन में से ये अमाउंट को माइनस करनी है। क्लियर? ओके। अब हाँ, अब सी, मान लो जो बंदा बीमार हुआ है वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन यानी कि 60+, तो हेत कितना आएगा? एक्चुअल एक्सपेंस 1,30,000, इंश्योरेंस क्लेम 1,25,000, एंड बंदा सीनियर सिटीजन है, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू 0। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 30,000। 1 लाख सर। 1 लाख। 1 लाख। हाँ, मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख। तो 130 और 1 लाख, 130 और 1 लाख, विच एवर इज लेस? 1 लाख इज लेस। 1 लाख। 1 लाख के सामने आपको बेनिफिट कितना मिल गया है? 125। तो अगेन डिडक्शन कितना होगा? 0। डिडक्शन कितना होगा? 0। ये हुआ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन। એ જે છે પહેલું જે એટીબીબી છે એ વાળું કરી સમજાવજો. કયું? એટીબીબી. તો આઈટીડીડી તો છે. હા, એટલે મને કઈ રીતે 5,000 આવ્યું? અરે મેં કીધું ને, જો આ રહ્યું, જો કયા 5,000, આની પહેલાની વાત કરે છે, ફર્સ્ટ કેસ. હા હા, જો આમાં આ રીતે છે, એનું કે રીતે બનાવવાનું, હા લખી રાખજો, સમરી લખવું હોય તો, કે amount of deduction is equal to whichever is first actual expense or second 40,000 or 1 lakh. એટલે સિનિયર સિટીઝન હોય તો 1 लाख, एंड अगर सिटीजन ना हो तो 40,000। एंड ये जो आए यहां पे लिखा है विच एवर इज लेस, और इसमें से लेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी। अगर तो ऐसा होगा, बोथ होगा, कि मान लो ₹1,00,000 का एक्सपेंस हुआ है, उसमें से 50,000 एम ने दिए,
30,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दी है। अब ये जो बचा दैट इज कॉल्ड एज आंसर। पहला मेरा क्वेश्चन क्या था? पहला मेरा क्वेश्चन ये टेबल है, बस इतना लिखना है। जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक्चुअल एक्सपेंस है मेरा 30,000, तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सपेंस और 40,000, एक्चुअल एक्सपेंस और 40,000 व्हिच एवर इज, तो वहां पे लेस होगा 30,000, वहां पे लेस होगा 30,000। और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए कि 25,000, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए 25,000, तो 30,000 माइनस 40,000, पहले का आंसर कितना आया था 5,000, पहले का आंसर आया था 5,000। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या करे किया, ये हो गया 130 और यहाँ पे मैंने किया 25। तो अब दूसरे बी क्वेश्चन के लिए क्या था, बी क्वेश्चन के लिए 130 और 40, 130 और 40 विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे आंसर था 40,000, यहाँ पे हमारा आंसर था 40,000। तो 40 माइनस 125, 40 माइनस 125, आंसर नेगेटिव यानी कि नील। एंड तीसरा मैंने बोला था कि अगर वो 60+ हो, सीनियर सिटीजन हो, तो सीनियर सिटीजन के लिए अगेन, सीनियर सिटीजन के लिए हमारे मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1 लाख। तो 130 और 1 लाख, 130 और 1 लाख विच एवर इज लेस 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 125, 1 लाख माइनस 125, अगेन हमारा आंसर था नील। क्लियर? तो ये बस फॉर्मेट याद रखना है कि पहले एक्चुअल एक्सपेंस और लिमिट, एक्चुअल एक्सपेंस और लिमिट विच एवर लेस, एंड उसमें से विच एवर इज लेस में से अमाउंट रिसीव्ड को माइनस करने का, उसमें से अमाउंट रिसीव्ड को माइनस करने का। चलो जाते हैं बाकी के सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन था एटीई। अब एटीई नियर फ्यूचर में आपको ये एप्लीकेबल होने वाला है, रीपेमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लोन, रीपेमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लोन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो एजुकेशन लोन का अगर आप रीपेमेंट करते हो, एजुकेशन का अगर आप रीपेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। अब यहाँ पे कोई भी कोर्स हो, यहाँ पे कोई भी को अंडर ग्रेजुएट या तो मास्टर्स का, बट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर आपने कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर कोर्स करते हो तो उसके लिए ये डिडक्शन नहीं मिलता। हाँ, लोन आपने कहीं से भी लिया हो, वेदर इट इज फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कई लोगों का अपना एक कम्युनिटी का एक एसोसिएशन जैसा होता है, हर एक का भाई पटेनाती, तो उनका एक मंडल जैसा यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, अगर वहां से भी आपको लोन मिला है वो यहाँ पे एलिजिबल होगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे नीचे स्पेस अवेलेबल है ना, यहाँ पे ऐड कर दो नो मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना नो मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। यानी whenever we repayment loan, whenever we repay the loan, तो लोन के दो अमाउंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है इंटरेस्ट। एक प्रिंसिपल, दूसरा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जितना अमाउंट है ना उतना डिडक्शन, इंटरेस्ट जितना अमाउंट है उतना डिडक्शन। अब वो 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो के करोड़, अमाउंट से कोई कंसर्न नहीं है। एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, entire amount of interest is allowed as deduction, जो भी इंटरेस्ट होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहां पे एक एडिशनल कंडीशन है, अवेलेबल फॉर 7 मैक्सिमम ईयर्स आफ्टर इनिशियल ईयर। इन शॉर्ट कहने का मतलब 8 साल तक, मैक्सिमम 8 साल तक आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। That 8 year is consecutive, 8 is consecutive, and 8 साल कैसे, से फॉर एग्जाम्पल अभी आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया, हाँ ऑलमोस्ट हो गया, गिन के 2 महीने बचे हैं,
अब आप एमबीए के लिए, आपने एमबीए के लिए तो में हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है। अब नॉर्मली एजुकेशन के अंदर कैसा होता है कि मान लो अभी आपने लोन लिया है, अभी आप तो जरूरी नहीं है कि अभी से आपके इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अगर आपके पेरेंट पे कर पाए तो वो अभी पे कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन लोन का मेन पर्पस क्या होता है पता है कि अर्पित अभी आपने लोन लिया, अभी आपने एमबीए करने के लिए लोन लिया एंड ये लोन का रीपेमेंट आप कब स्टार्ट करोगे? आफ्टर एमबीए, जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा कि सर ये लोन का रीपेमेंट तो मैं अपनी सैलरी से ही करूंगा। तो जब आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, मान लो कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जब आपने लोन का रीपेमेंट स्टार्ट किया, वहां से 8 साल गिनने के, वहां से 8 साल गिनने के, फिर आपके लोन 10 की हो, 15 साल की हो कि 20 साल की हो, डिडक्शन कितने साल का? डिडक्शन कितने साल मिलेगा? 8 ईयर ओनली, 8 इयर्स ओनली। जितना भी इंटरेस्ट होगा उतना, जितना भी इंटरेस्ट होगा उतना। बट अगर मानो बोले कि सर अपने को 8 इयर्स तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्लेसमेंट इतनी अच्छी जगह पे होगा ना कि आपने तो 4 के अंदर साल लोन खत्म कर दिया, 4 साल में आपने लोन खत्म कर दिया तो डिडक्शन कितने साल मिलेगा? 4 इयर्स। 4, क्योंकि 4 साल के बाद तो कोई लोन ही नहीं है, लोन नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी 8 वो है मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम 8 इयर्स तक आपको डिडक्शन मिलेगा। बट अगर 8 इयर्स से फिर आपने लोन खत्म कर दिया तो आपको जितने साल के अंदर लोन खत्म कितने साल डिडक्शन मिलेगा। एंड इसमें अगेन 8 साल कंटिन्यूस होना चाहिए। अब मान लो कि जानवी ने 3 साल तक लोन का पेमेंट किया, जानवी ने एजुकेशन लोन लिया था, 3 साल तक लोन का पे किया और उसके बाद वापस ऐसा कोविड जैसा कुछ ना आ गया और उसके अंदर भगवान ना करे हमारी नौकरी चली गई। सर कुछ तो अच्छा सोचो आज के दिन के अंदर, सुबह से कुछ बीमार कर रहे हो, मार रहे हो, बना रहे हो। बट हाँ हो सकता है प्रैक्टिस सिचुएशन, भाई 1 साल 2 साल हमारे पास जॉब नहीं थी, उसकी वजह से हमने बीच में 2 साल अपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, वापस हमने 2 साल के बाद वापस रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हमने लोन का रीपेमेंट कितने किया था? 3 साल, फिर भी 2 साल का गैप और उसके बाद वापस एग्जांपल 5 साल। बट वो बीच में 2 साल गैप है, वो 8 साल के पीरियड के अंदर वो गैप कंसीडर हो जाएगा, यानी आपको डिडक्शन मिलेगा 6 साल ओनली। 2 साल भले आपने रीपेमेंट नहीं किया, 2 साल भले आपने रीपेमेंट नहीं किया, बट 8 इयर्स के पीरियड के अंदर जो 2 साल आपने रीपेमेंट किया था वो पीरियड भी आ गया। यानी ऐसा 8 साल, यानी कोई भी 8 साल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो साल के आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो साल के अंदर वो साल को इंक्लूड करके 8, वो साल को इंक्लूड करके 8 साल। यहाँ पे एजुकेशन लोन किसका होना चाहिए? का स्पाउस का या तो चिल्ड्रन का, या ऐसा कोई चाइल्ड जिसके आप लीगली गार्जियन हो, तो ऐसे चाइल्ड के लिए भी अगर आपने लिया है, ऐसे चाइल्ड के लिए भी अगर आपने लोन दिया है तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन EEE। गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप के मकान में ना रहो, आपका एक खुद का मकान हो। अब आपको एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर कुछ नहीं, सोचना भी मत, हमें कुछ याद है, हाँ ऑन द असम्पशन कि आपको कुछ भी याद नहीं है। लास्ट ईयर आपने हाउस प्रॉपर्टी था जिसमें आता था कि लेट आउट प्रॉपर्टी, ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का वर्किंग करो तो वहां पे आता था NA = 0 माइनस इंटरेस्ट ऑन अंडर सेक्शन 24B। मैक्सिमम अमाउंट होता था 2,30,000, मैक्सिमम होता था 2,30,000। देख ईशान को याद, ईशान बता तो बेटा कब 2 लाख और कब 30,000? सर ऐसा कुछ याद नहीं है। सर आटो याद नहीं, पण आटलो होते खबर है। हाँ ऐसा कुछ था नहीं सर, कुछ 2,30,000 ऐसा अब्बास सर ने पढ़ाया था, स्टैंडर्ड अब्बास सर ही पढ़ाते थे ना। डिडक्शन हाँ ये स्टैंडर्ड हाँ बट डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आता है, सेल्फ ऑक्युपाइड में तो सिटी वाइज હતું ના બે હવે કઈ બી નહીં આપવાની, સિટી વાઇઝ હતું ને તે HR હતો, હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ. ઓકે ઓકે હા પણ હતું ખરું ને સર,
હતું ખરું ને? હા હતું ખરું, एग्री। चल अगर किसी को याद है गलती से मैक्सिमम 2 लाख જ अब હતું ને, 30,000 ખબર છે બસ। हाँ हाँ बट नहीं, मिनिमम 2 लिमिट थी, एक 30,000 की थी और एक 2 लाख की भी थी, तो 30 एंड कब 2 लाख, अगर किसी को याद हो तो बिना गूगल किए। फर्निश नॉन अभी फर्निश जूम में कौन गूगल के मानव 2 लाख आंसर देना સેલ્ફ हर बार ઓક્યુપાઈડ जरूरी માટે होता હતું। हाँ 2 लाख सेल्फ, 20,000 भी सेल्फ ऑक्युपाइड માટે જ હતું। है कोई गलती से अगर किसी को भूले बिसरे गीत की तरह अगर कुछ બિઝનેસ याद हो માટે कुछ યુઝ ના पंक्तियां થાય, ना लवीना બિઝનેસ માટે। कॉलर को परेशान कर। यस सर। लवीना यू देयर? हाँ याद है Yes. बेटा कुछ? नहीं। 30 और कब था? नहीं देखो अभी प्रोफेशनल बताएंगे, देवांश आएगी। देखो देवांश, देवांश बताओ बेटा। Sir, I also don't know. આવું કરવાનું મુકેશ સર સાંભળશે તો હશે। कितना रट्टा मरवाया था जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, क्योंकि ये बस आज क्योंकि टैक्स प्लानिंग है और यहाँ पे हम टैक्स कंपटीशन बनाएंगे। 30,000 और 2 लाख। 2 लाख कब थे? 2 लाख के लिए 3 कंडीशन थी, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख के लिए 3 कंडीशन थी। पहला, लोन ऑन और आफ्टर 1499, लोन ऑन और 1499। दूसरा, पर्पस परचेज और कंस्ट्रक्शन, पर्पस परचेज और कंस्ट्रक्शन। एंड तीसरा जो था कि परचेज और कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ईयर इन विच द लोन वाज टेकन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करो, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करो तो लाख, एंड ना करो तो 30,000। और ये भी मैक्सिमम एनुअल के साथ कंपेयर करना है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस राइट नाउ। अभी तो हमारा क्या, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, वही इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा, बट कब? पहले हाउसिंग लोन होना चाहिए। दूसरा, द लोन इज सैंक्शन, अंडरलाइन सैंक्शन 17-18 में। लोन भले अभी आपने लिया, लोग प्री सैंक्शन, प्री सैंक्शन का मतलब क्या हो? अगर आपको सपोज अभी आप मेरे पास अभी मेरी को लोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अभी मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न लेके अगर बैंक में चला तो लोग बता देंगे आपको प्री अप्रूव्ड लोन। आपके आज के पेपर देख के हम आपको 18 लाख 20 लाख 25 लाख का लोन तो ऐसे ही दे देंगे। ईयर ऑफ सैंक्शन होना चाहिए 17-18। लोन डज नॉट एक्सीड 35 लाख। ये सारे याद रखना, एक एक लाइन एक एक एमसीक्यू है। लोन की अमाउंट 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। If all these conditions are satisfied and but obviously ये हाउसिंग लोन है, यानी आप खुद का मकान नहीं होना चाहिए, ये पहला मकान होना चाहिए। अगर ये सब कुछ अगर सेटिस्फाई करते हो तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल इंटरेस्ट और 30,000, एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000, whichever is less, एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 whichever is less। 50,000 જ લો હશે ને કેવું છે? શું કહે છે? 50,000 જ લો હશે ને, ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો પણ ઇન્ટરેસ્ટ તો વધારે જ હશે ને। हाँ એવું जरूरी नहीं ना, एग्जाम्पल में तो 5,000 भी देंगे थे। एमएस वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, क्योंकि मेरी आदत थी ये सब कॉर्नरिंग करने की। यानी मैं भी अभी जो टीचर है उसको भी मैं वही अपने लेवल का ही गिन रहा हूं। चलो 80GG इसके ऊपर कंफर्म एग्जाम्पल आएंगे। हाँ तो सर सुन लेते हैं। तो 80GG के लिए पहले तो किसको मिलेगा? अगेन इंडिविजुअल। कौन से पेमेंट के ऊपर मिलेगा? रेंट ऑफ द हाउस, रेंट ऑफ द हाउस। यानी कि अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी के रह रहे हो, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हो तो उसका जो रेंट पे करते हो उसके ऊपर आपको एक्शन मिलता है। चलो उसमें कंडीशन क्या क्या है? पहली, अगर आप सैलरी एम्प्लॉई हो, लोग इस तरह से जाते हैं सैलरीड एम्प्लॉई को 80GG नहीं मिलता, नहीं है। अगर आप सैलरीड हो एंड अगर आपको एचआरए नहीं मिला तो आप ये क्लियर सकते हो।
हाँ, HRA एंड 80GG, HRA एंड डबल जी दोनों का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि HRA भी क्या था, हाउस रेंट अलाउंस, और 80GG क्या है, रेंट ऑफ द एकोमोडेशन। एक ही एक्सपेंस के लिए दो डिडक्शन नहीं मिल सकते, यानी या तो HRA या तो 80GG। यानी मान लो अगर मेरे को अगर HRA मिल रहा है तो 80GG का वर्किंग ही नहीं करना है, 80GG का वर्किंग नहीं करना है। ओके, दूसरा, आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहने चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने बीए मकान के अंदर या घर जमाई बन के बैठे हो तो आपको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, चलो अब रेंटेड, आप उसके लिए चाहिए क्या, सिर्फ रेंट का रिसीव है, और रेंट का रिसीव युग धर्म के अंदर प्रिंटेड मिलता है, सिर्फ अपना नाम ही लिखना होता है और ओनर का सिग्नेचर लेना होता है। मैं मेरे पापा के मकान के अंदर में रेंट पे रह रहा हूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, ऑफिशियली नहीं चलेगा, चलेगा। चलेगा। बट अगर आप ऐसे कि मैं भी अपने बीवी के मकान के अंदर रेंट पे रहा हूं, हाँ तो वो चलेगा। अगर अपने माइनर सन के अगर नाम के प्रॉपर्टी है, दादाजी ने हमारे लक्षण पहले देख लिए थे, या पापा ने हमारे लक्षण पहले से ही देख लिए, मान है ना मेरा मक, वो मेरे पापा ने मेरे बेटे के नाम के ऊपर किया, और मेरा बेटा भले बट स्मार्ट है, पापा रेंट का कैसा? जब मैं वीडियो लेक्चर पसंद तो वो पीछे ये सुन रहा था कि हाँ, अगर माइनर किड को भी अगर आप रेंट दिए हो तो 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। If all these conditions are satisfied, then amount of deduction is equal to list of the condition। ये दो कॉलम है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अगर आप लिखना हो इस तरह से लिख लो, तो सर पैम्पलेट में ही पहले से करेक्ट नहीं कर सकते थे? अबे रे यार, क्यों गुस्सा होते हो? कहाँ गया पेन मेरा? हाँ, सेक्शन 80GG, 80GG, तो डिडक्शन इक्वल टू विच एवर इज लेस। पहला है 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ AGTI, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। AGTI यानी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एंड तीसरा है 25% ऑफ AGTI, 25% ऑफ AGTI, where AGTI adjusted gross total income minus long term capital gain minus short term capital gain under section 111A minus deduction under section 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि उसका तो हम वर्किंग कर रहे हैं। तेरे होंगे हाँ सर सब्जेक्ट जेव से क्या सोच के लिया क्या था, कंपलसरी पेपर है और उसमें भी टैक्स पढ़ना पड़ रहा है।
એ જ વિચારું હું આજે તું બોલ્યો કે એમ નહીં કશું. ओके, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? कौन बताएगा? वर्षा, म्यूट करो. Yes, sir. व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? सर वो होता है ना, क्या होता है, कुछ किसी को याद हो तो. हेलो इनकम सर. बिफोर टैक्स। हेलो सर. रिद्धि, हाँ Sir, income before deducting tax. Can we say that? इनकम फॉर Income before deducting डिडक्टिंग tax. टैक्स. नहीं 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 नहीं, क्योंकि टीडीएस हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता. जहां पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता इसका मतलब वो आप समझिए, आप जो समझो ग्रॉस माइनस टीडीएस इज इक्वल 8. ये वो ग्रॉस रिसिप्ट या तो ग्रॉस इनकम है. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम. टोटल इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल अब माइनस सारे सोर्सेस से जो इनकम कमाई है वो. फॉर एग्जांपल सैलरी है तो सैलरी, फिर अदर सोर्सेस है तो वो. हाँ, टोटल ग्रॉस इनकम का मतलब क्या हुआ, इसको हम याद हो तो हम इस तरह से कॉम्पिटेट लिखा था आपने. सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस प्रोफेशन कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स. द टोटल ऑफ ऑल these 5, net income of 5 different head, it is known as a gross total income. इसमें से हम माइनस करते हैं डिडक्ट 80C to 80, तो हमें मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम. इसके ऊपर ढूंढे हम टैक्स, इसमें से माइनस ये पूरा सम आपके सिलेबस में. हाँ, इसी के लिए अभी डिडक्शन है ना, डिडक्शन अभी हम यहां तक पहुंचे, यानी ये आपको आता है ऐसा मान लिया जाएगा. यानी ये हम डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे. एंड टैक्स तो आपको पता ही है. क्लियर? यानी एजीटीआई का मतलब क्या हुआ, ये जीटीआई के अंदर ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम आ गई, तो उसमें से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 का माइनस कर दो, एंड डिडक्शन माइनस. एंड जो बचा उसका 10%, उसका 25% हमें लेना है. कितने सेक्शन बचे, फटाफट खत्म कर दे. अभी किसका लेके बाद? कंपनी ऑडिट। हाँ कोई बात नहीं, चलो आ जाओ. एटीटीटीए, क्योंकि दो छोटे छोटे सेक्शन बचे हैं. एटीटीटीए किसको मिलता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को. इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अप टू ₹10,000. सेविंग बैंक अकाउंट का आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग बैंक अकाउंट का आपको जो मिलता है वो है अप टू 10,000. यहाँ पे आप इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ ब्रैकेट में लिखो अदर देन सीनियर सिटीजन. टीटीबी, जो टीए है ना वो हो जाता है टीटीबी. मन की आवाज यहां तक आ रही है. हाँ, तो और एक लाइन यहां पे ऐड कर दो कहीं पे भी कि एटीटीटीबी, एटीटीटीबी यहां पे लिख दो ना, एटीटीटीबी फॉर सीनियर सिटीजन, फॉर सीनियर सिटीजन, एंड वहां पे लिमिट है 50,000.
यानी प्रोविजन दोनों के लिए सेम, दोनों के लिए सेम, यानी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और ₹10,000 विच एवर इज लेस, ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। एंड सीनियर सिटीजन के लिए से अकाउंट का इंटरेस्ट और 50,000 विच इज लेस। गॉट इट? एंड लास्ट एटीयू किसके लिए? अगर आप खुद हैंडीकैप हो तो, अगर आप हैंडीकैप हो, खत्म, बस और कोई कर रहे हैं, आप हैंडीकैप हो 75,000 का आपको बेनिफिट जाएगा। अगर आप हैंडीकैप हो आपको 70,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके लिए कोई एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एंड अगर सीवियर डिसेबल हो तो सीवियर डिसेबल 120, उसके लिए कोई एक्सपेंस की जरूरत नहीं है। तो कल जब आप जूम में आओ तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्स रेट, छोटा सा एक वर्किंग हम रिकॉल कर लेंगे। तो याद है ना, 250 नो टैक्स, देन 20%, 30% एटसेट्रा। वर्किंग कल हम एक बार रिकॉल करेंगे एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कल हम एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्लुल थी आओ। प्रिया मैम मीटिंग फॉर जूम, यस, चलो आगो।